मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। मरहा आज स्कूल से सो चुकी थी क्योंकि आशिर के साथ खुद को महफूज समझकर सो चुकी थी। हालांकि वो जानती थी आशिर बीमार है, मगर वो क्या करती। आज शादी को 3 दिन गुजर गए थे, मगर इधर आशिर मरहा को सोने पे चैन था। वो उठकर वॉशरूम चला गया तो मरहा भी उठ के आ गई। तो आशिर को ऐसी हालत में देखकर डर गई, तो डर के मारे चीख उठी। पूरी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ आखिर तक देखें। पहली चाहत किस्त नंबर 6। मरहा तो सो गए, मगर जाने क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उसके पास से उठकर बालकनी में चला गया। वो आज रोना चाहता था, बहुत रोना चाहता था, मगर जब्त कर गया। अचानक से दिल घबराने लगा, दिल बंद होने लगा था उसका। फौरन से वॉशरूम की तरफ गया और पानी खोलकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। जाने कब तक वो ऐसे शावर से गिरते पानी के नीचे खड़ा रहा था। मरा की आंख खुली तो उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई थी। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। सोचकर उसका इंतजार करने लगी। काफी देर गुजरने के बाद भी जब पानी गिरना बंद ना हुआ तब वो परेशान ही हो गई। वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया, तभी आशिर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर जोर जोर से दरवाजा बजाया। आशिर क्या हो गया है, बाहर आए। मरा परेशान हो गई थी। मरा की आवाज पर उसने पानी बंद किया। हाँ हाँ मरहा, मैं ठीक हूँ, आ रहा हूँ। आशिर से अल्फाज भी सही अदा नहीं हो रहे थे। कितने ही आंसू थे जो पानी के कतरों के साथ मिलकर अपनी अहमियत खो चुके थे। आशा ने बहुत अच्छी तरह अपने चेहरे और आंखों को धोया था कि कहीं मरहा उसे देखकर परेशान ना हो जाए। मरहा को उसकी आवाज सुनकर तसल्ली हुई, तो वो जाकर बेड पर बैठ गई और आशिर का इंतजार करने लगी। वो अपने गीले बालों को टॉवल से साफ करता बाहर आया। क्या हुआ, मेरी बेगम तो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वैसे मैं काफी खुशकिस्मत शोहर हूँ। मरहा को देखकर खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ। ये कहते हुए मरहा भी हल्का सा मुस्कुरा दी। अब आ जाएं, बाहर फ्रेश हो जाएं। फजर की नमाज का टाइम होने वाला है। आशा ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा तो मरहा एकदम से अपनी जगह से उठ गई। हाँ, ये क्या हुआ, आज तो मैं तहज्जुद के लिए भी नहीं उठ सकी, इसलिए कह रहा हूँ फजर ना मिस कर दीजिएगा। आशा उसके देखते हुए मुस्कुरा दिया। नमाज पढ़ने के बाद महारा को आशिर के कपड़े सूटकेस में रखने थे। तभी जल्दी जल्दी अपने गिले बाल सुलझाने लगी। मरहा ने बाल सुलझाने के लिए आगे कर लिए थे, तभी आशिर ने आकर उसे पीछे अपनी बाहों के कसार में लेते हुए अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख दी। आशिर ने उसके कान की लू को चूमा। वो उसकी सांसें जैसे रुकने लगी। मरहा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद उसे भी अब आशिर की गुर्बत में सुकून मिलने लगा था। क्या हुआ मेरी वाइफ को, क्यों चुप है। आशिर को जब मरहा ज्यादा प्यार आता तो उसको वो वाफी का कहकर पुकारता था। मरहा इससे अलग हुई थी। आशिर की तरफ रुक करके अपने बाजू उसके कंधे पर रख दिए थे। तभी आशिर उसकी कमर के गिर्द बाजुओं का खसार तंग करके उसे अपने सीने में भेजता था। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। आशा ने उसके सर को चूमते हुए मोहब्बत का इजहार किया था। मरहा अब भी कुछ नहीं बोली थी। मरहा का दिल चाह रहा था कि वक्त रुक जाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, मरहा बहुत परेशान हो रही थी। मरहा मेरी जान, आशिर उसे अलग हुआ था। क्या हुआ, उदास हो। वो कल से नोट कर रहा था कि मरहा बहुत उदास है। वो अब भी उसे बहुत गौर से देख रहा था। मरहा का जबर टूट चुका था। उसका चेहरा आंसू से भीगने लगा था। मुझे भी साथ ले जाएं आशिर, मैं अकेली यहाँ क्या करूंगी। मरहा उसके सीने पर सर रख कर जारों की तार हो रही थी। वहां जाकर आप मजीद परेशान हो जाएंगी। आप क्यों फिक्र करती हैं, एहतशाम है ना आप मेरे साथ। आप अकेली कैसे, यहाँ भी जान है, फैसल भाई, फियाज भाभी और हम ये सब हैं। और फिर आपकी अम्मी और भाभी भी तो है ना। इतने सब लोग आपके साथ हैं और आप इतना ज्यादा परेशान हो रही हैं। ऐसे रोएंगी तो मैं जा नहीं सकूंगा। उसकी कमर को सहला रहा था। जाएं जल्दी से, मुंह धोकर
आए ये सारा काम निपटाना, मेरा सामान रखना और फिर रिश्तेदार मिलने आ जाएंगे तो फिर इन्हें भी टाइम देना पड़ेगा। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। बस आपकी दुआएं चाहिए। किसी और के सामने मैं आपको रोता हुआ ना देखूं। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी बीवी को बुज़दिल कहे। आप तो बहुत बहादुर है ना। उसने मरा के आंसू साफ करते हुए पूछा तो उसने ताकीद में सर हिलाया। रात को भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि सुबह चादर 4 बजने की फ्लाइट है। मैं आपके साथ मिलकर पैकिंग करवा देता हूँ। फिर नीचे जाएंगे, नाश्ते पर सब वेट कर रहे होंगे। आशर ने मरहा का माथा चूमा। मरहा भी खामोशी से आशर से अलग हुए आशर के कपड़े सूटकेस में रखने लगी थी। आज नाश्ता करते हुए सभी खामोश थे सिवाय अरहम के। उसे पता ही नहीं था कि उसके अजीज अजान चाचा के ऊपर क्या क़यामत बीत चुकी थी। चाचू, आपको पता है आज मामा ने मेरी स्कूल की छुट्टी करवा ली। वो बड़ी खुशी से अपने चाचू को बता रहा था। अच्छा, वाह भी वाह, क्या बात है। आशा ने उसके बाल खराब किए तो अरहम ने मुंह बनाया था। चाचू, आपने मेरे बाल ही खराब कर दिए। वो हंस पड़ा। चाचू की जान, आप नाश्ता कर लो, फिर चाचू आपके बाल बना देंगे। आशर ने हंसते हुए अरहम से कहा। बस वही दोनों ही नाश्ता कर रहे थे। बाकी सबको तो खाना पीना हराम हो चुका था। बीजान ने जबरदस्ती दोनों वाले ली और मरहा ने सिर्फ चाय ही पी। फैसल भाई ने भी कुछ ना खाया और फरियाल भाभी भी ऐसे माहौल में कुछ ना खा सकी। सारी का सारा नाश्ता ऐसे ही पड़ा रह गया। उसे ऑस्ट्रेलिया गए हुए पूरे 2 दिन गुजर चुके थे। उस घर में अगर अब कोई ज्यादा बात करता तो वो सिर्फ और सिर्फ अरहम था। वरना उसके घर के मकीन आजकल सिर्फ एक दूसरे को काम से ही मुखातब किया करते थे। हंसना मुस्कुराना तो जैसे सब भूल ही चुके थे। वो हर वक्त बीजान के पास ही होती थी। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। बीजान सो चुकी थी। तभी वो फरियाद भाभी को पताकर थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आई थी। दिल कितना उदास था किसी से कह भी नहीं सकती। सबके सामने खुद को मजबूत जाहिर करते करते थक गई थी। आकर बेड पर बैठी थी। सोचा बेडशीट्स चेंज कर ले। और जैसे ही बेडशीट्स चेंज करने के घर से तकिए उठाए तो तकिए के नीचे एक फोल्ड कागज निकला और फौरन से उस कागज को खोला और लिखा हुआ था। मेरी अजीज जान शरीक हयात, आपको हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शायद मैं वापस आ जाऊं, शायद नहीं। अगर तो मैं जिंदा सलामत वापस आ गया तो एक बहुत खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अगर जिंदगी ने वफा ना की तो फिर आपसे दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा। और मेरे मरने के बाद मेरा आप पर सिर्फ इतना हक होगा कि आप अपनी इद्दत पूरी करेंगी। और अगर मेरी औलाद होगी तो आप उसे फैसल भाई को सौंप दीजिएगा। किसी के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर मैं वापस ना आ सका तो आप शादी कर लें। इतनी लंबी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। इस वक्त आपको मेरी ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन हकीकत यही है कि इस दुनिया में रहने के लिए हमें किसी ना किसी के साथ चाहिए होता। मैंने एहतशाम से भी कह दिया है कि अगर मैं ना बच सका तो वो किसी अच्छी जगह आपकी शादी कर दें। अल्लाह करे आपको मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान का साथ नसीब हो। हम लाख चाहें हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। दुआओं में याद रखिएगा। सिर्फ आपका आशर नहीं, आशर नहीं। आपको वापिस आना होगा। अपनी मरहा के लिए, अपनी बेजान के लिए। आशर ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने मुझसे बेवफाई की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। वरना ज़ारो कतार रो रही थी। कितनी देर वो सिसकती रही थी और न जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गई। आंख खुली तो असर की अजान हो रही थी। पहले जब वो आशिर के सामने रोती थी तो उसे रोने नहीं देता था और उसके आंसू पहचानता था, उसे तसल्ली देता था। वो आज उसे तसल्ली देने की बजाय सह रही थी। उम्मीद भी छीन ली थी। आशिर, आप बहुत बुरे हैं। आपने अपनी मरहा का दिल दुखाया है। मरहा आपको इस गुनाह के लिए कभी माफ नहीं करेगी। वो फिर से दिल ही दिल में आशिर से मुखातिब थी और फिर अपने आंसू साफ करते वो वजू करने के लिए उठ गई। नमाज पढ़कर वो नीचे आई तो अरहम भी जान के साथ बैठा बातें कर रहा था। मरहा ने अरहम को अपने पास बुलाया तो उसने मरहा की तरफ देखा भी नहीं। अरहम की इस हरकत पर मरहा हैरान रह गई थी। क्या हुआ अरहम, इधर आए, मेरे पास बैठे हैं आप।
مرحا نے پھر سے اسے مخاطب کیا تو وہ ناراض ناراض سا لگ رہا تھا۔ پھر مرحا خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا، ناراض لگ رہے ہیں؟ مرحا نے ارم کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ بتائیں گے نہیں تو آپ کی چاچی جان کو کیسے پتا چلے گا کہ ارم کیوں ناراض ہے؟ مرحا نے ارم کی سلکی بال ہاتھ سے سیٹ کرتے ہوئے کہا تو ارم نے خفگی سے مرحا کی طرف دیکھا۔ چاچو چلے گئے اور مجھے کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں چاچو سے ملا بھی نہیں، اور میں چاچو سے بھی سخت ناراض ہوں، اور وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گئے۔ وہ آئیں گے تو میں ان سے بالکل بات نہیں کروں گا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے چاچو آئیں گے تو ہم دونوں ان کو خوب ڈانٹیں گے۔ مرحا نے ارم کو صوفے پر بٹھاتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ پرومس چاچی جان۔ ارم نے ہاتھ بڑھایا تو مرحا نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ پرومس، اب تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہے نا؟ مرحا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ارم بھی نہ میں سر ہلاتا کہہ مسکرا دیا۔ میجان کے پاس احتشام کا فون آیا تھا۔ اب اسلام دعا ہی تھی کہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، شاید سگنل پرابلم تھی۔ مرحا کتنی بے چین تھی، وہ فون آ کر بھی بات نہ ہو سکی۔ وہ تو جیسے رو دینے کو تیار تھی۔ بی جان اس کی کیفیت کو بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ مرحا شاید سگنل کا مسئلہ ہے، پریشان مت ہو میری بچی، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں دوبارہ کال آ جائے۔ بیجان مرحا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ جی، مرحا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تبھی مرحا کی امی کا فون آیا تو انہوں نے بتایا کہ احتشام اور عاشر وہاں خیریت سے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی احتشام کی کال آئی تھی۔ مرحا کو کچھ تسلی ہوئی تھی مگر دل ابھی بھی بے چین تھا۔ بیجان بھی مطمئن ہو گئی تھی مگر ان کی حالت بھی مرحا سے مختلف نہیں تھی۔ ان کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، لیکن اب تک انہوں نے کسی سے بھی اپنا دکھ نہیں کہا تھا، زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں ادا کیے، بلکہ مرحا اور اس کی امی کو تسلی دے رہی تھی۔ فیصل بھائی بھی آ کر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شام دعا کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے پاس بھی احتشام کا فون آ رہا تھا مگر پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ انہوں نے مرحا اور بی جان کو تسلی دی تھی مگر وہ خود ہی اندر سے بہت دکھی تھے۔ اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا۔ اس کی دوست جو محلے میں ہی رہتی تھی اس نے اخبار بھجوایا تھا۔ وہیں سین میں کھڑے کھڑے دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اخبار میں رول نمبر ڈھونڈنا شروع کیا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اب رو دینے کو ہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ کسی نہ کسی سبجیکٹ میں فیل ہو گئی ہے۔ ابھی وہ سچ مچ میں رو دیتی کہ اسے رول نمبر نظر آ گیا۔ پریشانی کے باعث جنم اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی، ابھی خوشی سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ ٹی وی پر چینل بدل رہا تھا۔ پھر وہ بور ہو گیا تو سوچا ذرا اگلی کا ہی چکر لگا ہے، گیلری کا ہی چکر لگا ہے۔ دوپہر سے سو ہی رہا تھا۔ اب جب اپنے کمرے سے یہاں لاؤنج میں آیا تو بھی بوریت نے آن گھیرا۔ پھر ٹی وی آف کر کے جیسے ہی لاؤنج کے دروازے پر پہنچا تو کوئی اسے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ اس کی تو ویسے ہی ابھی تک سستی ہی دور نہیں ہوئی تھی اور اپنی ہی سوچوں میں باہر آیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پسیاں توڑ کر باہر ہی آ جائے گا۔ کچھ پل کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، بس اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اور سوری، وہ میں، اور وہ بھی ابھی کچھ بول ہی نہیں پائی تھی کہ اس نے اس لڑکے کی بات ہی کاٹ دی۔ نظر نہیں آیا تھا کیا اندھی ہو؟ وہ خود کو نارمل کرتے بولا اور وہ بھی کچھ شرمندہ سی ہو گئی، لیکن شاید وہ ابھی لاابالی پن تھا اس کی طبیعت میں، اس لیے سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے رزلٹ کے بارے میں اسے بتانے لگی۔ دیکھے میں پاس ہو گئی، اچھا بہت مبارک ہو۔ اپنی دلی کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ پوچھیں گے نہیں کتنے نمبر آئے ہیں میرے؟ وہ اسے ایسے خاموش دیکھ کر خود ہی بول ہی پڑی، ہاں ہاں بتاؤ نا۔ وہ بھی ابھی نارمل نہیں ہوا تھا۔ وہ سر جھکا گیا اس لڑکی کی طرف، اب اسے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میری ہائیسٹ فرسٹ ڈویژن آئی ہے اور اب ایک مٹھائی لائیں گے اور مجھے گفٹ بھی دلائیں گے، یہ کہتے ہوئے اس لڑکی نے اس کے بال زور سے کھینچے تھے۔ جنگلی بلی، وہ زور سے چلایا مگر اتنے میں وہ اپنی امی کے کمرے میں جا چکی تھی۔ جاری ہے اگلی قسط کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک دیں، تب آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو ضرور شیئر کی جائے گی۔